बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया है, इसको लेकर आप सब जानते हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं और खास करके इसकी पॉलिटिक्स पर बात हो रही है। लेकिन इस मामले में न्यायिक पक्ष, जुरिस्प्रूडेंस और न्याय व्यवस्था पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच में मेरी सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर आमतौर पर आर्ग्यू करने वाले वकील और आप सबके जाने माने चेहरे नितिन मेश्राम जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मंडल साहब। नितिन जी से मेरी जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस मामले को सिर्फ इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि इसकी पॉलिटिक्स क्या है, बल्कि इसके बियॉन्ड देखना चाहिए और खास करके भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में जो इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और जो न्याय व्यवस्था में कुछ बड़ी गड़बड़ियां आ गई हैं उसकी ओर ये केस इशारा करता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे नितिन जी के पास जाते हैं और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे नितिन जी कि आप इस पूरे जजमेंट को न्याय व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप देखते हैं इसको। अम, मैं आउटकम के लेकर बहुत न्यूट्रल हूँ कि आउटकम क्या होना चाहिए था। वो तो पब्लिक सेंटीमेंट्स है इंडिया में, तो उसको लेकर मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन लीगैलिटी को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बिल्किस बानो केस में, वो इनकरेक्ट जजमेंट है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजिशंस को या कॉन्स्टिट्यूशन को वो मतलब कंफर्म नहीं करता है। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बात की आप जो कर रहे हैं नितिन जी। हाँ, कैसे, हाउ यू सब्सटेंशिएट योर क्लेम दैट दिस इज something jeoparding, something actually problematic in terms of constitutionality. इम्पोर्टेंटली आप देखेंगे तो जो केसेस है, जो ट्रायल है इस केसेस में, वो महाराष्ट्र स्टेट में या एडजॉइनिंग स्टेट्स में ट्रांसफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ट्रांसफर हुआ तो जिस स्टेट में ट्रांसफर हुआ उस स्टेट ने उसमें उस वहां के कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दिया है और कन्विक्शन किया है, ऑर्डर वहां से पास हुआ है। तो ऑब्वियसली सब लोगों को ये फील हो रहा है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड नॉट द गुजरात गवर्नमेंट इज एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो रिमिशन दिया है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस किया है, उसको लेकर लोगों को कहना है कि नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को केसेस ट्रांसफर करने का पावर है, वन स्टेट टू अनदर, एंड दैट कैन बी फॉर एनी अदर पर्पस, लाइक फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल नहीं हो सकता है। और उसकी वजह से जो है फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल दूसरे स्टेट्स में होना चाहिए। उसके लिए जो है वो ट्रांसफर करते हैं केसेस। लेकिन ये देखने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करता है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जिस स्टेट को ट्रांसफर करता है वो स्टेट के पावर्स को भी ट्रांसफर करता है। जैसे यदि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, यदि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र राज्य में यदि ट्रायल ट्रांसफर किया है, तो क्या गुजरात गवर्नमेंट के पावर्स जो है वो भी उन्होंने महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया है? और ऐसे पावर्स ट्रांसफर करने का पावर जो है क्या सुप्रीम कोर्ट को है? मैंने संविधान का छात्र हूँ मैं, और मैंने अभी तक जो है इस तरह का कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक राज्य से पावर छीनकर दूसरे राज्यों को दे दे। ऐसा किसी तरह का कोई पावर नहीं है। इसीलिए मेरा ओपिनियन ये है कि जब महाराष्ट्र स्टेट में वो ट्रांसफर हुई है, तो वो महाराष्ट्र स्टेट को फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पजेस गुजरात स्टेट ही माना जाना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में जो कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर रहा है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पावर से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव या फिर महाराष्ट्र स्टेट के पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बल्कि वो गुजरात गवर्नमेंट के पावर एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसीलिए फॉर दैट पर्पजेस that state should also be considered as a Gujarat state, and that court should also be considered as a Gujarat court. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अदरवाइज क्या लगता है। हो यस जी, प्लीज। अदरवाइज क्या होगा
कि टुमारो एनी ट्रायल में बी शिफ्टेड टू एनी अदर स्टेट, और वहां यदि कोई और गवर्नमेंट आ जाती है तो वो विंडिकेटिवली जो है इस तरह के पावर एक्सरसाइज कर राइट। सकता है। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि फेडरल स्ट्रक्चर इसको परमिट नहीं करता है। जो स्टेट के पावर है, सपोज टेक एन एग्जांपल कि महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है, मकोका मकोका। कहते हैं उसको, या मकोका या कहते हैं। या। गुजरात में वैसा कानून नहीं है। राइट। किसी एक माफिया को महाराष्ट्र में, मुंबई में मकोका कानून के अंदर सजा होनी है, वो सुप्रीम कोर्ट आता है और कहता है कि महाराष्ट्र में मेरे साथ फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो सकता है, इस ट्रायल को आप गुजरात में शिफ्ट कर दीजिए। अब गुजरात में वो कानून नहीं है, राइट। वहां ट्रायल हो रही है, वहां ट्रायल हो रही है। अब जब ट्रायल हो गई, कुछ सालों के बाद वो एप्लीकेशन करता है गुजरात राज्य को और कहता है कि मेरी रिमिशन कर दीजिए, मेरा कम्यूटेशन आप सेंटेंस कर दीजिए। और फिर गुजरात जो है गवर्नमेंट उस कानून के तहत, जो कानून उसके स्टेट में नहीं है नहीं। और उन्होंने बनाया नहीं है, वहां उसमें वो पावर एक्सरसाइज करेगा। तो आई थिंक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। कोर्ट ने इस एंगल को नहीं देखा है। राइट। राइट। यस। तो यस। इसमें बेसिकली आप जो कह रहे हैं वो कि जी। फेडरल स्ट्रक्चर का एक तो वायलेशन है, और दूसरा एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है जहां पर दूसरे राज्य में केस ले जाकर उस तरह के रिमिशंस लिए जा सकते हैं या लीनियंसी ली जा सकती है। तो ये एक बहुत एक सिलसिला शुरू हो जा सकता है। कोर्ट ने दरअसल इस मामले में एक तरह से वो रास्ता खोल दिया है, खास करके क्रिमिनल्स के लिए तो ये रास्ता एक खुल ही गया है, जहां पर वो इसे कह सकते हैं कि हमारा केस आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दीजिए, और वहां से वो रिमिशंस ले सकते हैं जहां पर उस तरह के कोई एक्ट ना हो। एक दूसरी बात यस। जो मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ नितिन जी, कि ये सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये राइट तो है कि वो किसी केस को किसी और स्टेट में, किसी और जुरिस्डिक्शन में भेज सकता है, किसी और हाई कोर्ट में भेज सकता है। लेकिन इसका एक मोरल असर मैं इस तरह से देखता हूं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश में कोलेजियम को एक तरह से संचालित करती है, हर तरह से संचालित करती है, और वहीं से चुने हुए हाई कोर्ट के जजेज आते हैं जो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक को वो कंट्रोल करते हैं, उसके नीचे ना भी करें तो ये कितना उचित है कि कोलेजियम अपने हिसाब से, उनका जो क्लेम है कि वो बहुत अच्छे लोग चुनते हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कि एक स्टेट की जुडिशरी से दूसरे स्टेट की जुडिशरी में भेज देना, फिर उस स्टेट की जुडिशरी की हैसियत क्या रह जाएगी लोगों की नज़र में कि यहाँ पर न्याय नहीं हो सकता, ये न्याय नहीं दिला सकते हैं, या उनको क्या ये अधिकार है किसी राज्य के बारे में ये कहना कि यहाँ पर गवाह सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ये पूरा एक लैक ऑफ फेथ, और बल्कि मैं इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का राइट मिल जा रहा है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को स्टेट की जुडिशियरी में इंटरफेयर करने का। बेशक ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसका मोरल असर क्या है, खास करके तब जबकि कोलिजियम सिस्टम इस देश में है। इम्पोर्टेंटली इसको देखना चाहिए कि देश का सुप्रीम कोर्ट ये एक फाइनल अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी। और आप देखेंगे वो हाई कोर्ट के एक कलेजियम है, वो नाम मात्र के लिए है, उसको रिकमेंडेशन, नाम बुलाने के लिए। यस। लेकिन रिसेंट ट्रेंड से ये देखे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो चीफ जस्टिस को बोल देते हैं कि इस व्यक्ति का आप नाम भेजिए, और उसका नाम वो भेज देते हैं। तो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है, इट इज ओनली फॉर रिकमेंडेशन, और वो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअली 3 जजेस के पास आता है जिसको कॉलेजियम है। इनिशिएट करता है एक तरह से हाई कोर्ट का इन जज। ये एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली। उसी सिलसिले में यदि आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि लोअर जुडिशियरी, दैट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसको स्टेट से सेपरेट करने का प्रोविजन है कि ये जो है लोअर जुडिशियरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसको सेपरेट करना चाहिए स्टेट फंक्शन से। राइट। और उसी की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी है उसके सारी अपॉइंटमेंट्स जजों की, सभी जेएमएफसी से, मतलब द लोवेस्ट रंग टू हाईएस्ट रंग इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी,
वो हाई कोर्ट करता है, और हाई कोर्ट का एक, वो भी एक काइंड ऑफ कॉलेजियम ही है, लेकिन वो कॉलेजियम नहीं कहते हैं, वो हाई कोर्ट करता है। और राइट। हाई कोर्ट रिकमेंड करता है नाम स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इनका अपॉइंट नहीं करो, जैसे कॉलेजियम प्रेसिडेंट को करता है। तो एग्जैक्टली। अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट ही उसको कंट्रोल करता है। राइट। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही पूरे देश की, कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको पूरे देश की जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है। और अब वो आप ऐसा करते हुए देखेंगे वो कि जब वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो उसको क्या अधिकार है कि अपने ही अपॉइंट किए हुए लोगों पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन पर डाल दे कि आपके यहाँ जस्टिस नहीं हो सकता है? तो ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी बात नहीं नहीं, लग रही है? उसके लिए ये कह सकते, उसके लिए इनके पास पावर है कि एक जज को दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट। यस। सपोज यदि ये अप्रिहेंशन है कि ये पर्टिकुलर जज वहां इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं कर सकता है, तो हम्म। उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो आपके ओपिनियन में फ्री एंड फेयर ट्रायल कर सकता है उसको आप वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। सुप्रीम राइट। कोर्ट के पास 142 का भी पावर है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी एक व्यक्ति को, जज को, रिटायर्ड जज को, या फिर किसी एक व्यक्ति को, द वन हु इज इमिनेंट जूरिस्ट, उसको भी डेजिग्नेट कर सकता है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वी आर डेजिग्नेटिंग हिम एज ए कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ट्रायल। 142 में वो कर सकते हैं। जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसका ग्राउंड क्या होना चाहिए, मुझे लगता है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी सीन। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो ग्राउंड नहीं बताया है, तो इसीलिए फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, इसीलिए ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देन दैट यू आर ब्लेमिंग होल ऑफ द स्टेट यस। मशीनरी ऑफ ए कोर्ट, कि आप पूरे स्टेट में ही इस तरह का कुछ फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। यस। हाँ। और ये भी है, मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप टेकअप कर रहे हैं। इससे जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो होल ऑफ द स्टेट है, वो डिक्लाइन राइट। होता है इसमें। क्या गुजरात राइट। में या फिर महाराष्ट्र में या किसी अन्य स्टेट में, जैसे जयललिता जी का जो है ट्रायल आपने बैंगलोर शिफ्ट कर दिया था, तो राइट। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस इश्यूज है जिसको एक बार बहुत ही दोबारा रीलुक करने एक्स्ट्राऑर्डिनरी की केस में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में हो सकता है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस नहीं है कि इस राज्य में गवाह सुरक्षित नहीं है और डर जाएंगे। मतलब ये ग्राउंड अगर है तो फिर आप उस पूरे स्टेट को, जिसको कि आमतौर पर करोड़ों करोड़ या करोड़ से ज्यादा लोग चुनते हैं, उसमें आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल दे रहे हैं। वो कोई दो जज मिलकर तय करता है कि नहीं, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा गोइंग ओवरबोर्ड है मेरे ये ख्याल से। इस जजमेंट में ये भी दिखा है। नहीं, इवन अदरवाइज यदि गवाह आपके सुरक्षित नहीं है, तो वो जब बॉम्बे जाके गवाह दे रहा है तो वापिस अपने इस प्रदेश में आके रह रहा है। वही आप तो एग्जैक्ट। आपने तो उसको रहने के लिए घर बॉम्बे में नहीं दिया पूरे जिंदगी के एग्जैक्टली। लिए ट्रायल एग्जैक्टली। होने तक, वो तो आके यही रह रहा है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। इसमें एक चीज और है नितिन सर, कि ये जो पूरा मामला जिस तरह से अनफोल्ड हुआ, इससे ये लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में गया और फाइनली जस्टिस हो रहा है। लेकिन इसके प्रोसेस को अगर आप देखें, इसको प्रोसेसुअल तरीके से अगर देखें, तो हुआ क्या इस केस में, किस तरह से ये केस महाराष्ट्र की लोअर कोर्ट से होता हुआ, स्पेशल कोर्ट से होता हुआ महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में जाता है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस बात को बोलता है कि जो सजा सुनाई गई है वो सही सजा, सही है, वो इंडोर्स होता है। फिर एक आदमी उठता है उनमें से और वो जाके गुजरात हाई कोर्ट में अपील करता है। गुजरात हाई कोर्ट तो उसको कहता है कि ये हम इसको आपको रिलीफ या रिमिशन नहीं दे सकते हैं। फिर वो महाराष्ट्र जाता है और महाराष्ट्र से फिर वो केस अपील में फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम आता कोर्ट है। आता है। दिस इज द जर्नी ऑफ द केस। हम्म मुझे अगर हम्म ठीक ठीक पता है हम्म तो आप कानून के जानकार हैं, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। तो ये अगर जैसे सम फैक्टर्स है उसमें, सम फैक्टर्स है। राइट, जैसे तो आप जैसे एक फैक्टर ये है कि देर इज अ जजमेंट ऑफ ए कोर्ट। पहले एक मतलब हाई अच्छा, कोर्ट का हाँ हाँ, जजमेंट है, एक ये है कि राइट। जजमेंट है। तो वो हम्म। लोग जो, जिनको कम्यूटेशन चाहिए होता है, वो लोग जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट आते हैं और इंडिपेंडेंट रिट पिटीशन फाइल करते हैं। राइट। Instead of challenging the judgment of that high court, they came to Supreme Court by challenging or seeking the order from the court for declaration that, for declaring that the particular state has a power.
पर्टिकुलर राइट, स्टेट हाँ। हैज अ पावर टू इस ग्रांट देम द या। और उसमें उसमें तो फिर उसी जी, उसमें फिर विक्रम नाथ और एक और जज हैं, उनकी बेंच कहती है कि हाँ, गुजरात को ये राइट है। तो मुझे गुजरात, लगता है वो जजमेंट सही है, मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि वो जजमेंट सही है। राइट, तो वो जजमेंट जब आ गया कि गुजरात इसको सुनवाई कर सकता है, वो भी 2 जज की बेंच है, उस फैसले को इस केस में फिर 2 जज की बेंच ही पलट दे रही है कि नहीं, वो जजमेंट सही नहीं है, क्योंकि उनके पास फैक्ट नहीं है। और फैक्ट नहीं है जब बोल रहे हैं, तो दरअसल बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं उन 2 जज पे कि उनको पता नहीं है कि हाई कोर्ट्स में क्या चल रहा है। और अगर हाई कोर्ट में क्या चल रहा है ये नहीं पता है, आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, वो और बहुत चर्चित केस है, बहुत ज़्यादा उसकी रिपोर्टिंग होती है मीडिया से लेकर सब जगह। तो वो असल में एक तरह से एलिगेशन है रस्तोगी एंड विक्रमनाथ पर कि आप लोगों को पता ही नहीं था और आपके साथ फ्रॉड कर दिया और आपको कुछ पता नहीं, आपने एक जजमेंट पास कर दिया, हम उस जजमेंट को पलट दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रोसेसुअल प्रॉब्लम है क्या, इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम है नहीं, क्या मुझे कि एक देखना, मुझे देखना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स है कि आप डायरेक्टली सेम सब्जेक्ट पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव ए कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। 226 आर्टिकल है और 32 आर्टिकल है, तो 30 का सुप्रीम कोर्ट में है और वो ऑप्शनल, बेसिकली दे लुक एट दोनों इट एक तरह लाइक से एन इक्वल ऑप्शनल, इक्वल है, उस ग्राउंड पे इक्वल पावर्स में है। फंडामेंटल राइट्स के पर्पस के लिए। वैसे तो हाई कोर्ट का एक वास्ट जुरिस्डिक्शन है, लेकिन आप देखेंगे इसमें कि जब आप हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपेलेट पावर्स है, कि सुप्रीम को हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट आप सुप्रीम कोर्ट में किसी माध्यम से चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि यदि आप टेक्सचुअली जाएंगे, ठीक है, दीज आर द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आप टेक्सचुअली जाएंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 32 में कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप यदि जाते हैं सपोज, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं? कहाँ लिखा है? सपोज राइट। यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है, वहां हार जाता है, अब वो हम्म। अपील नहीं करता है, एंड ही कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 अगेन ऑन द सेम हम्म। सब्जेक्ट मैटर, वो डिस्क्लोज भी नहीं करता है सपोज, अब ये हम्म। लीगली परमिसिबल है नहीं है, ये एग्जिस्टिंग सेट ऑफ जजमेंट्स के आधार पर हम कह रहे हैं। राइट। सपोज टुमारो यदि नया एक बेंच आ जाता है और कहता है कि नहीं, ये जो है हाँ, बस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में किसी तरह का प्रोहिबिशन नहीं है कि वहां जाने के बाद आप यहाँ नहीं आ सकते, तो क्योंकि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह का टेक्सचुअल कोई प्रोहिबिशन नहीं है और लिखा भी नहीं गया है कि आपने हाई कोर्ट में गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसमें रिट नहीं मेंटेनेबल है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर लॉ लेट डाउन करने के बजाय मुझे लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर बट रहा और है। बढ़ा दिया है इन्होंने कंफ्यूजन। एक आई फंडामेंटल थिंक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है नितिन जी कि आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉड वाज कमिटेड ऑन सुप्रीम कोर्ट, आपको एक फ्रॉड हो गया कि उन्होंने सारे फैक्ट्स आपके सामने नहीं रखे और एक फेवरेबल जजमेंट लेके चले गए और उसके बेसिस पर हाई गुजरात सरकार ने आपको रिमिशन दे दिया। राइट, दिस इज इन द नगर नागरत्ना जजमेंट। अभी अगर फ्रॉड कमिट हुआ है तो फ्रॉड कमिट होने का मतलब है, ये अगर इसमें क्रिमिनलिटी है क्या, क्या फ्रॉड करना क्राइम है? तो अगर अगर क्राइम है तो जो इस क्राइम को कर रहा है, क्या उसकी कोई कल्पेबिलिटी फिक्स की जाएगी, कोई उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी? या सिर्फ आप ये कह देंगे कि हाँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ तो पिछली बार फ्रॉड हो गया था, हम फ्रॉड को ठीक कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या, इसको किस तरह से, आपका क्या नजरिया है इस बारे में कि जो वर्ड यूज किया है नागरत्ना ने अपने जजमेंट में कि फ्रॉड हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं क्या वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखने की जरूरत है कि इट्स ओके, जजमेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड इज नो जजमेंट, ठीक है, मतलब जजमेंट जो है वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया somebody has जाता है committed तो that fraud, it's not that डेफिनेटली fraud डेफिनेटली fraud कहीं दुनिया से आसमान से गिर नहीं गया है। वो गिर फ्रॉड जो नहीं कमिट गया किया उसकी। ऑब्वियसली, सॉरी। उसकी कल्पेबिलिटी डिजाइन होनी डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन हम लोग अभी दूसरे फैक्टर को लेकर थोड़ा सा ज्यादा कंसीडर कर रहे राइट। हैं कि सपोज टेक एन एग्जांपल कि somebody has committed a fraud on the court and obtained the judgment,
राइट। अब वो जजमेंट जो है दैट इज डायरेक्टली अंडर कंसिडरेशन बिफोर ए डिफरेंट बेंच। राइट। अब डिफरेंट बेंच जो कहता है कि फ्रॉड अब कमिट हो गया है, इसलिए वो जजमेंट गलत है, और उसकी वजह से जो है वो जजमेंट में जो रेशियो लेट डाउन किया है या फिर कोई डिक्री ग्रांट किया गया है वो गलत है। मुझे लगता है ये गलत है। इवन इफ द फ्रॉड इज कमिटेड दे विल हैव टू लुक इनटू द जजमेंट वेदर इट हैज बीन करेक्टली लेट डाउन द लॉ और नॉट। राइट। तो मुझे लगता है कि ओनली बिकॉज द फ्रॉड हैज बीन कमिटेड द लॉ लेट डाउन बाय द जज, लॉ लेट डाउन बाय द पर्टिकुलर कोर्ट कैन नॉट राइट। बी हेल्ड टू बी इलीगल, मुझे लगता है। और राइट। तो ये इसीलिए आपका आपका आप इस नागरत्न। तरह से, एक तरह से आप इसमें आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो विक्रमनाथ और रस्तोगी जजमेंट है वो एक फेयर जजमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे लगता है फेयर जजमेंट कहने के बजाय फेयर जजमेंट हो सकता है कि दैट जजमेंट में बी अनफेयर, से फॉर एग्जांपल। बट लेकिन इट हमें इज गुड इन लॉ, अनफेयर, नॉट नॉट बैड इन लॉ, आप ये कह रहे हैं। मुझे ये कहना है कि वेदर इट इज रीस्टेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स करेक्टली और नॉट, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सी। राइट। कि वो जजमेंट फ्रॉड से ऑब्टेन हुआ है, वो जजमेंट अनफेयर है, प्रोसीजरल इलीगलिटीज हुई है, दैट्स ऑल राइट। वो जजमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को करेक्टली लेट डाउन किया है कि नहीं, इस चीज को देखने की जरूरत है। यदि उनका कहना है कि मिराज का जजमेंट है, जो लार्जर बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि जिस स्टेट में ऑर्डर पास हुआ है, जिस स्टेट में जजमेंट पास हुआ है कोर्ट का, उसी स्टेट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। तो मुझे एक सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी स्टेट के फंक्शंस को दूसरे स्टेट को ट्रांसफर करने का पावर है क्या? नहीं, कतई नहीं है। सपोज टेक किसी कैसे वो कहते टेक तो एन ऐसा एग्जाम। ऐसे एक एग्जांपल तो ये भी हो सकता है नितिन साहब कि मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ। मेरा एक कोई फेवरेबल हाई कोर्ट में जान पहचान का चीफ जस्टिस है। मैं 10 इंपॉर्टेंट केसेस इस हाई कोर्ट उस हाई कोर्ट से उठा के वहां भेज दूं, मतलब ये तो क्या लॉस हो जाएगा। और इसके साथ अगर मैं उनको स्टेट के भी पावर दे दूं उस स्टेट को, फिर तो मतलब जस्ट लेट अस एक्सप्लेन इट डिफरेंटली। हाइपोथेटिकली दिस कैन बी ग्रेट डिसास्टर। लेट अस टेक इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसको थोड़ा सा डिफरेंटली अंडरस्टैंड करते हैं कि गुजरात में नर्मदा बेसिन में गैस मिलता है। राइट। गैस मिलता है और गैस को लेकर अडानी और अंबानी में डिस्प्यूट है। राइट। और अडानी और अंबानी जैसे जो बड़े बिजनेसेस हैं, और उसमें एक स्टेट का भी प्लेयर है जैसे ओएनजीसी है, उसमें तीन लोगों में डिस्प्यूट है। और उनको ये कहना है कि गैस का सब्जेक्ट बेसिकली तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है, जो लेकिन सब्सिक्वेंट जजमेंट है। बट से फॉर एग्जांपल कि स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, और अडानी और ओएनजीसी को लगता है कि गुजरात गवर्नमेंट जो है अंबानी के फेवर में जजमेंट दे देगा, या फिर उसके फेवर में जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तो इसीलिए अडानी और ओएनजीसी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, गुजरात का चीफ मिनिस्टर जो है बायस है, इसीलिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बताइए कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गैस का, उसका जजमेंट हाँ, ये ऑलमोस्ट इसी तरह की बात हो गई है। ये बिल्कुल इस बात दीजिए, को कहने की समथिंग तरह लाइक है दैट। कि हाँ नहीं तो तो फिर ऐसी हालत इसीलिए में, तो अगर आपका जुरिस्डिक्शन हो गया, मान लेते हैं कि गुजरात का जुरिस्डिक्शन महाराष्ट्र ने हड़प लिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस आइडिया, तो ऐसी हालत में फिर महाराष्ट्र की जेल में रखते हैं ना फिर उनको, अगर ये होता, ये एक्चुअली ये है नहीं। एब्सोल्युटली तो नहीं। अभी आप इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मंडल साहब इसमें यह है कि ऐसे से ये जो जितने लोगों की 14-15 साल की जो सजा हो चुकी है, वो सब इलीगल डिटेंशन है। राइट। राइट। क्योंकि वो गुजरात सरकार को उनको जेल में रखने का पावर ही नहीं था। पावर ही नहीं है, सही बात है। तो वो तो तो उनका मतलब इलीगल डिटेंशन हो गया। हाँ, और इसको किसी भी तरह से, मतलब मुझे लगता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कैओस की तरफ ये केस जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी बेंच बना के ऐसे भी दो जज का जजमेंट, दो जज इसको पलट दे, ये इसमें उन्होंने प्रोसीजरल। पर इंक्यूरियम डिक्लेयर किया है। पर इंक्यूरियम एक यह है कि जजमेंट विच वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स or one or the other factors were not before the court and therefore the judgment has gone wrong। तो इस आधार पर जो है नहीं, लेकिन ये सब्सिक्वेंट बेंच उसके ऊपर नहीं, इसको इंक्यूरियम मैं, लेकिन डिक्लेयर फिर कर भी इसको सकता इसको है। मैं इसको कंटेस्टेशन में ले हम्म, जाना चाहूंगा हम्म, कि हम्म, वो दो फ्रॉड फैक्ट मान लिए आए पिछली बेंच के पास, हम्म,
ऐसा भी तो हो सकता है हम्म। कि वो दो फ्रॉड फैक्ट अगर नहीं लाए जाते तो भी यही जजमेंट होता। क्या इसको देखा गया कि सिर्फ ऑब्वियसली, सिर्फ सिर्फ ऑब्वियसली इसलिए इसलिए है कि सपोज हो ठीक है, सकता है कि एक अपील में पिटीशन आया में हो, एक सपोज। एक पिटीशन में एक पैराग्राफ में कुछ फ्रॉड गलत फैक्ट आ गया, मान लेते हैं लाया गया, लेकिन हो सकता है कि वो बेसिस ना हो उस जजमेंट का ना। अब ये भी तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि ऐसी कई चीजें हो चुकी है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो है, एक अंतुले नाम के चीफ मिनिस्टर थे। राइट। अंतुले या ने ए आर बहुत अंतुले। केसेस लड़े। ए आर अंतुले, और उनका सीमेंट घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है। भाजपा के राइट। लोगों ने उनके राइट। खिलाफ वो किया था। नायक नाम के जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने उसको इनिशिएट किया था। राइट। उसमें जो है अंतुले कई बार सुप्रीम कोर्ट आए, उनका रिव्यू खत्म हुआ था, सारी पिटीशंस खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू होने के बाद भी जो है उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन इंटरटेन किया। राइट। जबकि सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में यह कहा गया है कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। यस। तो प्रोसीजर प्रोसीजर जो है हैंडमेडन ऑफ जस्टिस। हम्म। जरूरी नहीं है कि प्रोसीजर एवरी टाइम एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो हो। You will have to look at it from a different perspective, whether the principles laid down by the constitution have been correctly followed or not. Law has एग्जैक्टली। been laid down, वो एक्चुअली देखने जैसे की जैसे जरूरत देखिए, है। जैसे मैं एक बहुत चर्चित केस है अयोध्या केस। कल को अगर ये पता चले कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये फैक्ट हाइड किया कि वहां पर बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट मिले थे, जस्ट फॉर द सेक यस। ऑफ आर्गुमेंट अगर मैं ये कहूँ, हाँ। तो हाँ। क्या वो जजमेंट जो है वो इसलिए इनवैलिड हो जाएगा कि सिर्फ वो एक एडिशनल फैक्ट आ गया, या ये बोला जा सकता है कि नहीं फिर ठीक है, तो हो गया, लेकिन ये जजमेंट है, जजमेंट है, दोनों तरीके से ये हो सकता है ना। नहीं, सवाल ये है कि जब बुद्धिस्ट लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो फिर हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 4 लाख रुपए का जुर्माना क्यों ठोका? जुर्माना क्यों लगा दिया, एग्जैक्टली exactly। कल को एक नया फैक्ट आग निकल के हम्म। आ सकता है ना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है नितिन जी, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेट्स होप कि हम हम्म। लोग इसका कोई एक अच्छा सॉल्यूशन देखेंगे। इस बार कुछ ना कुछ तो गफलत हुई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो तीन चार जगह जिस तरह से केस आया है। तो आपके यहाँ कब काफी रात हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जी। बातचीत को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत जी। धन्यवाद कि आपने ये इंसाइट हमें दिया। शुक्रिया, थैंक जी यू। सर। थैंक यू। थैंक यू।